तो अपना अगला टॉपिक है विद्युत जनरेटर। यहाँ पे बेसिकली हम एसी जनरेटर पढ़ने जा रहे हैं। ये जो जनरेटर का काम है यह आंतरिक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो भी यांत्रिक ऊर्जा होगी उस यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसमें दो मैग्नेट्स हैं, ये N और S। इनके बीच में यहाँ पे ये एक कुंडली है, कोई भी एक कोइल। उस कोइल के जो दोनों सिरे हैं, इधर से एक किसी इस रिंग के साथ और ये जो दूसरा सिरा है दूसरे रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। इन दोनों को स्प्लिट रिंग बोला जाता है। इन दोनों स्प्लिट रिंग के साथ में हमने जो लोड है उसको जोड़ रखा है। अब ये जो कोइल है, ये कोइल एक रोटर के ऊपर फिक्स होगी और वो रोटर किसी इंजन से कनेक्ट होगा। जब हम इंजन को रोटेट कराएंगे तो उसके साथ साथ ये वाली जो कोइल है ये भी रोटेट करेगी किसी भी एक डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन शो हो रही है, जो इधर की साइड से स्प्लिट रिंग की साइड से देखने पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ब्लू जो कलर है ये बेसिकली इनकी ये जो वायर हैं दोनों, इन दोनों वायर्स के मूवमेंट की डायरेक्शन दिखा रहा है। ये वायर ऊपर की तरफ और जो इधर वायर होगी एस की साइड में वो नीचे की तरफ को हमेशा मूव करेगी। जो चुंबकीय फ्लक्स होगा या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहाँ पे होंगी वो एन से एस की तरफ को आ रही होंगी, जिसको इस रेड एरो से दिखाया गया। ये यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो डॉटेड काली लाइन है ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दिखाई गई है। अब जब ये कॉइल इसके अंदर इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रोटेट होगी तो फैराडे का नियम बोलता है कि इस कॉइल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होगा, जिसकी वजह से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। उस ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी वो लगातार चेंज होती रहेगी। अब जो भी इन दोनों में से ये जो कॉइल है इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ये वाला सिरा मैं ए, इधर वाला सिरा बी, फिर ये सिरा सी और ये वाला सिरा डी ले रहा हूँ। तो जो भी दोनों में से ए बी या फिर सी डी में से जो सिरा एन की तरफ को आएगा उसमें धारा की दिशा हम हमेशा अंदर की तरफ को होगी, और जो भी सिरा एस पोल के पास में होगा उसमें धारा की दिशा बाहर की तरफ को होगी। तो थोड़ी देर के बाद हाफ साइकिल रोटेट होने के बाद जो ए बी सिरा है वो एस की तरफ और जो ये सी डी वायर है ये एन सिरे की तरफ चली जाएगी। तो उस केस में आप कह सकते हो तब धारा की दिशा विपरीत हो चुकी होगी। मतलब ये जो दोनों स्प्लिट रिंग्स आएंगी इन पे आप कह सकते हो अगर किसी क्षण इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव है विभव, तो थोड़ी देर के बाद इस पे नेगेटिव और इस पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये लगातार हर हाफ साइकिल के बाद या एक निश्चित समय के बाद दोनों अपनी पोलैरिटी चेंज करते रहेंगे। तो जो धारा की दिशा आएगी यहाँ पे वो धारा की दिशा लगातार परिवर्तित होती जाएगी। जैसे इसमें यूं धारा की दिशा यहाँ पे शो कर रखी है, फिर जैसे ही ये सी डी सिरा दूसरी साइड में और ए बी इधर आ जाएगा ये पोलैरिटी चेंज हो जाएंगी, जो धारा की दिशा होगी वो भी पहले से विपरीत दिशा में हो जाएगी। तो इसमें जो धारा प्रवाहित होती है अगर उसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं तो वो हमें कुछ ग्राफ यूं मिलता है। साइनोसॉइडल ग्राफ होता है बेसिकली, ये कुछ इस टाइप से I और T के बीच में ग्राफ है। मींस धारा जीरो से स्टार्ट होकर के पहले बढ़ेगी, मैक्सिमम होकर के फिर कम होने लग जाएगी, फिर जीरो होगी, फिर दूसरी दिशा में बढ़ेगी, मैक्सिमम होगी और फिर कम होते हुए जीरो हो जाएगी। यही चीज़ बार बार ये रिपीट करता रहेगा। इसमें यहाँ तक के टाइम को हम T/2 टाइम पीरियड का हाफ और ये एक कंप्लीट टाइम पीरियड होता है। इसके अंदर जो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा होगा उसे हम phi = BA cos थीटा लिखते हैं, एंड ओमेगा = θ/t होता है, जिससे θ = ωt कहा जा सकता है, एंड phi = BA cos ωt होगा। या फिर EMF E = माइनस का dφ/dt होता है, ये = -d/dt ऑफ BA cos ωt। cos ωt को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये BA ओमेगा, क्योंकि cos ωt का डिफ्रेंशिएशन बेसिकली माइनस का साइन ωt आएगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ओमेगा टी को चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करने से एक और ओमेगा आएगा, तो ये BA ओमेगा साइन ωt EMF की रिलेशन होगी। यदि कुंडली में
n फेरे हैं तो E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ की यहां पे रिलेशन होगी। अब क्योंकि धारा के लिए I इज इक्वल टू E बाई आर होता है तो इसे हम एन बी ए ओमेगा डिवाइडेड बाई आर साइन ओमेगा टी कह सकते हैं। हाँ, इस फॉर्मूले को हम बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, जिसमें जो यहाँ पे ई नॉट है ये बेसिकली एन बी ए ओमेगा के बराबर है। एंड अब इस ई नॉट बाई आर को हम यहाँ से इसे ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी कहा जा सकता है, एंड ई नॉट बाई आर इज आई नॉट, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो भी यहाँ पे विद्युत धारा उत्पन्न हो रही होगी इस एसी जनरेटर से, उसका समय के साथ रिलेशन है। और इस I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी को अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो वो ग्राफ कुछ यही आएगा। ये साइन का ग्राफ है बेसिकली, जिसमें ये धाराएं जो अधिकतम धाराएं हैं वो आई नॉट होंगी, प्लस आई नॉट एंड माइनस आई नॉट की साइड में। तो ये बेसिकली जो एसी जनरेटर होगा ये प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने का काम करता है, या हम कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को ये वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अपना अगला टॉपिक है वैद्युत मोटर। यहाँ पे बेसिकली हम डीसी मोटर पढ़ेंगे। जनरेटर में अपन ने एसी जनरेटर पढ़ा था और मोटर डीसी मोटर पढ़ने जा रहे हैं। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि जो जनरेटर था उसका काम था यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, और मोटर का काम होता है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। ये यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है। इसमें फिर से N और S ये दो पोल मैग्नेट हैं, इनके बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो N से S की तरफ को होंगी, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी यहाँ पे। पिछले वाले केस में जो यहाँ रेक्टेंगुलर ये कॉइल ली गई थी, इस कॉइल के जो दोनों सिरे थे वो स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड थी। यहाँ पे ये दोनों ये यहाँ पे हाफ रिंग से कनेक्टेड होंगी। इसमें दो अलग अलग रिंग्स हैं जो एक ही रिंग को दो पार्ट में डिवाइड करके बनी हुई हैं, और इन दोनों रिंग्स के साथ में यहाँ पे हमने एक डीसी मोटर जोड़ रखी है। अब जैसे हम डीसी मोटर को इसके साथ कनेक्ट करके की ऑन करेंगे, उसी इंस्टेंट पे इसमें कुछ यूं करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो इस वाले एंड को हम पॉजिटिव और इसको नेगेटिव बोल सकते हैं। तो इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ यूं फ्लो करेगी, जिसमें अगर इनको मैं नाम दे देता हूं, ये ए, ये बी एंड है, ये सी एंड और ये डी एंड है। तो जो भी दोनों में से वायर एस पोल की तरफ होगी उसमें धारा अंदर की तरफ प्रवाहित होगी, और जो एन पोल के पास होगी उसमें धारा बाहर की तरफ को यहाँ पे प्रवाहित हो रही होगी। क्यों? आप यूं कह सकते हो कि थोड़ी देर के बाद ये जो कॉइल्स होंगी ये रोटेट होंगी। अब रोटेशन की डायरेक्शन, इस पे जो फोर्स लगेगा, एक बार फोर्स देख लेते हैं। ए बी पे अगर हम राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करें, जो हमारे लिए बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन थी, तो हम देख पाएंगे कि फोर्स की डायरेक्शन इस वाली वायर में ऊपर की तरफ को हमें मिल पा रही होगी। जो ए बी एन पोल के जो पास में होगी उसमें ऊपर की तरफ को, और जो दूसरा सी डी वाली जो एस पोल के पास में है उसमें बल नीचे की तरफ को लग रहा होगा। तो इस कम्यूटेटर की तरफ से देखने पे आप देख पाओगे कि ये कॉइल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। तो ये इधर वाले पार्ट से कनेक्टेड थी ए बी, और इस वाले पार्ट से कनेक्टेड है सी डी। थोड़ी देर के बाद ये वायर बिल्कुल ऊपर आ चुकी होगी डिस्कनेक्ट, और ये वाली वायर जो होगी बिल्कुल नीचे यहाँ जा चुकी होगी। दोनों एक क्षण के लिए डिस्कनेक्ट होंगी, और फिर जो ए बी होगा वो राइट वाली रिंग से, और जो सी डी है वो लेफ्ट वाले रिंग से कनेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही सी डी लेफ्ट वाले रिंग से कनेक्ट होगा तो इसमें धारा बाहर की तरफ को, मतलब इन दोनों में से ए बी और सी डी में से जो भी पार्ट एन पोल के पास रहेगा उसमें हमेशा धारा बाहर की तरफ को आएगी, और जो भी एस पोल के पास रहेगा उसमें धारा अंदर की तरफ को जाएगी। और ये इस पे हमेशा बल नीचे की तरफ, और इस वाले पार्ट पे हमेशा बल ऊपर की तरफ लगेगा। तो आप यूं कह सकते हो कि ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट होती रहेगी। अब बेसिकली एक बैक ईएमएफ हमें यहाँ पे पढ़ना है।
जिसमें हम यूं कह सकते हैं जो अपन ने प्रिंसिपल पढ़ा था जनरेटर का, वही सेम अगर हम यहां पे भी यूज करें। जनरेटर का प्रिंसिपल था कि अगर कोई कॉइल किसी चुंबकीय क्षेत्र में रोटेट होती है तो उस कॉइल से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो परिवर्तित होता है। यहां पे हमने क्या किया है, एक कॉइल को हमने एक बैटरी से कनेक्ट करके उसमें धारा प्रवाहित करा दी। जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो इस जो ये वायर्स हैं या कह सकते हैं हम, ये कुंडली है जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, इस पे एक टॉर्क लग रहा है और उस टॉर्क की वजह से रोटेट हो रही है। ये इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक मोटर का। मैं एक बार प्रिंसिपल फिर से रिपीट कर रहा हूं। जनरेटर के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल था कि जब कोई कॉइल किसी चुंबकीय क्षेत्र में रोटेट होती है तो उस कॉइल से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है, जिसकी वजह से उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से धारा प्रवाहित होती है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली में एक बैटरी जोड़ करके धारा प्रवाहित कराएंगे तो क्योंकि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो उस पर चुंबकीय बल लगेगा, जिसकी वजह से एक बलाघूर्ण आएगा और उस बलाघूर्ण की वजह से वो कुंडली घूर्णन करने लग जाएगी। अब जब वो घूर्णन करने लग गई तो फिर से वही बेसिक प्रिंसिपल जो जनरेटर का था वो यूज होगा कि एक कुंडली जो कि एक चुंबकीय क्षेत्र में है वो रोटेट हो रही है तो सीधी सी बात है उससे जो संबंधित फ्लक्स होगा वो परिवर्तित होगा, तो इसमें भी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। और इस ईएमएफ इंड्यूस होने की जो डायरेक्शन होती है वो बैटरी द्वारा दिया गया जो ईएमएफ होगा ये इससे विपरीत दिशा में होती है। इस वजह से इसको बैक ईएमएफ या पश्च विद्युत वाहक बल बोला जाता है। तो अब बैक ईएमएफ या फिर पश्च वैद्युत वाहक बल, इसे स्मॉल ई से हम डिनोट करेंगे। और इस ई का फॉर्मूला हमने ऊपर भी पढ़ लिया था, ये एन बी ए ओमेगा है। ये पिछले वाले टॉपिक में अपन ने जब जनरेटर पढ़ा तब देखा कि जो ई नॉट अधिकतम यहाँ पे ईएमएफ आया था उसका फॉर्मूला एन बी ए ओमेगा था। अब जो धारा प्रवाहित होगी इस मोटर में, इस कॉइल में, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम एक मोटर जोड़ते हैं, ये एक मोटर है, इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो यहां पे इसमें जो धारा प्रवाहित होगी I इज इक्वल टू वो, अगर इस बैटरी का अपना ईएमएफ ई है और इसमें जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो स्मॉल ई है, तो कुल जो ईएमएफ आएगा वो कैपिटल ई माइनस स्मॉल ई डिवाइडेड बाई आर। आर यहाँ पे ये कुल प्रतिरोध है इस मोटर का, मोटर की आर्मेचर जो कुंडली है उसका। तो जो धारा यहाँ पे प्रवाहित होगी इस मोटर के अंदर, मोटर की कोइल में, वो धारा, उस धारा का जो फॉर्मूला है वो है कैपिटल ई माइनस स्मॉल ई डिवाइडेड बाई आर, जिसमें स्मॉल ई जो बैक ईएमएफ है, पश्च वैद्युत वाहक बल है, इसका फॉर्मूला एन बी ए ओमेगा है। अब क्यों स्टार्टर की जरूरत पड़ती है यहां पे एक बार उसको समझ लेते हैं। बेसिकली जो स्टार्टर होता है यहां पे, वो स्टार्टर एक श्रेणी क्रम में प्रतिरोध होता है। कुछ इस तरीके से श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध है, इसके साथ में एक यहाँ पे जॉकी रहती है, वो जॉकी इस तरीके से इनिशियली इससे डिस्कनेक्ट होती है। अब इसके साथ हम यहाँ पे सीरीज में इस मोटर को कनेक्ट कर देंगे, ये है मोटर, और इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हमने यहाँ पे ये सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है और स्टार्टर का दूसरे एंड को ये सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब सप्लाई से डायरेक्टली मोटर ना कनेक्ट होकर के सीरीज में हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है और इस डिवाइस को, इस पार्ट, ये जो इतना सा पार्ट है, इसी को बोला गया है स्टार्टर। ये स्टार्टर की तरह बिहेव करता है। अब देखो होता क्या है बेसिकली और ज़रूरत क्या है इस स्टार्टर की, उसके लिए जैसे ही आप की ऑन करोगे उस इंस्टेंट पे इसमें कॉइल रोटेट नहीं हो रही होगी। जब कॉइल रोटेट होने लग जाएगी, अपने फुल स्पीड, फुल आरपीएम पे आ जाएगी, तब उस टाइम पे आप कह सकते हो कि ओमेगा के अधिकतम होने से इस पश्च विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होगा। तब ई में से ये स्मॉल ई सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये जो कुल विद्युत वाहक बल है ये कम बचेगा और धारा कम प्रवाहित होगी। लेकिन जिस क्षण आपने उस
की को ऑन किया है उसी क्षण स्मॉल ई का मान 0 होगा। केवल कैपिटल ई जो ये बैटरी है इसी का विद्युत वाहक बल यहाँ पे यूज हो रहा होगा। तो ई बाई आर एक अधिक धारा, काफी ज्यादा अमाउंट में धारा प्रवाहित होगी, जिसकी वजह से ये इस कॉइल पे इतनी ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी कि ये कॉइल जल सकती है। तो इसे जलने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ शुरुआत में एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, जिससे बेनिफिट देखिए क्या होता है। आई इज इक्वल टू शुरुआत में ये ई रहेगा, ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस रेजिस्टेंस ऑफ स्टार्टर। बिल्कुल जैसे आप की को ऑन करोगे टी इज इक्वल टू 0 पे ये पोजीशन होगी, और टी इज इक्वल टू टी टाइम पे जब पूरे आरपीएम आ चुके होंगे, मैं उसको टी नॉट टाइम दे दे रहा हूं, उस तब आई इज इक्वल टू ई माइनस स्मॉल ई डिवाइडेड बाई आर कुछ ये वर्क करेगा। अब आप यूं कह सकते हो कि जैसे जैसे इसमें स्मॉल ई बढ़ेगा वैसे वैसे हमें आर एस को कम करते जाना है, जिससे कि ये जो धारा है ये लगभग उतनी ही, अप्रोक्सीमेटली उतनी ही बनी रहे। जनरल फॉर्म में हम यहाँ पे अब आई इज इक्वल टू कैपिटल ई माइनस स्मॉल ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर एस लिख रहे हैं। अब आप यूं कह सकते हो कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये 0 होगा और t नॉट टाइम पे जाके ये 0 हो जाएगा। शुरुआत में e अपॉन आर प्लस आर एस होगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ये स्मॉल e जो पश्च विद्युत वाहक बल है ये डेवलप होता जाएगा और आर एस का मान कम होता जाएगा। तो उसके लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो जॉकी है यहाँ पे, इस जॉकी को यूं मूव कराया जाएगा। मीन्स यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे कनेक्ट होगी, ये कुछ यूं कनेक्ट कर दोगे आप इस जगह, थोड़ी देर के बाद यहाँ कनेक्ट हो जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी तो फिर ये यहाँ कनेक्ट हो चुकी होगी। इस तरीके से इसका कनेक्शन आगे से आगे मूव करता जाएगा यूं, और सबसे लास्ट में ये यहाँ जा चुकी होगी। अब आप देख सकते हो जब ये जॉकी यहाँ कनेक्ट हुई है तो इस पूरे रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होने के बाद यूं मोटर में आ रही होगी। अगले ही क्षण ये जॉकी यहाँ मूव हो चुकी है तो केवल ये इतना ही रेजिस्टेंस होगा जिस जो सीरीज में मोटर के साथ जुड़ा होगा, ये डिस्कनेक्ट हो चुका। अब यहाँ से करंट यूं मोटर में फ्लो कर रही होगी। जब यही जॉकी यहाँ पहुंच गई तो ये दो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, अब करंट कुछ इस तरीके से यूं फ्लो हो रही होगी। तो जैसे जैसे जॉकी आगे जाती जाएगी रेजिस्टेंस आर एस जो ये स्टार्टर का रेजिस्टेंस है ये कम होता जाएगा, और लास्ट में जब जॉकी यहाँ आ चुकी है तो पूरे तरीके से जो स्टार्टर है या जिसका रेजिस्टेंस है वो डिस्कनेक्ट हो चुका होगा। अब सप्लाई से डायरेक्टली जुड़ चुकी होगी ये मोटर यूं। तो मोटर के स्टार्टर का जो काम है वो केवल मोटर को स्टार्ट कराने का है, या यूं कह सकते हैं कि स्टार्ट होते टाइम उसकी कुंडली को जलने से बचाने के लिए होता है। ये बेसिकली एक श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ा जाता है जो समय के साथ उसका प्रतिरोध लगातार घटता जाता है, जिससे कि आर्मेचर कुंडली में जो धारा है वो एक नियत प्रवाहित होती रहे। तो अगला टॉपिक है प्रेरकत्व का संयोजन, जिसके अंदर पहला पार्ट है श्रेणी क्रम। तो यहां पे हमने दो प्रेरकत्व लिए हैं जो दोनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं एक एसी सोर्स के साथ में, जिसमें से पहले वाले के लिए प्रेरकत्व का जो परिमाण है वो L1 और दूसरे वाले के लिए ये L2 है। इन दोनों को श्रेणी क्रम में हमने जोड़ रखा है, तो इन दोनों में जो करंट फ्लो करेगी वो यहाँ पे सेम होगी। तो हमें इन दोनों के लिए कितना इक्विवेलेंट या तुल्यांकी प्रेरकत्व आएगा ये यहाँ पे निकालना है। इस वाले केस में मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं ले रहा हूँ, अन्योन्य प्रेरकत्व। वैसे हमें पता है कि फर्स्ट वाली कॉइल में अगर चेंज होती है करंट तो उसकी वजह से सेकंड वाले में एक ईएमएफ जनरेट होगा, और सेकंड वाले में करंट चेंज की वजह से फर्स्ट वाले में भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे अन्योन्य प्रेरकत्व को हम नगण्य मान करके इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 होगा। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूं तो di बाई डी टी बराबर आएगा di1 बाई डी टी के, और ये बराबर होगा di2 बाई डी टी के, जिसमें I एसी सोर्स में से निकलने वाली धारा है, I1 पहले प्रेरकत्व की धारा और I2 जो है वो दूसरे प्रेरकत्व की धारा है, और श्रेणी क्रम में लगे होने की वजह से ये धाराएं आपस में बराबर होंगी। पर अगर इसका ईएमएफ E है यहाँ पे और इन पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो E1 और E2 अगर अपन लेते हैं इन दोनों में ईएमएफ जो भी होगा ये E बराबर अब E1 प्लस E2 के बराबर आएगा। यहाँ पे इसमें फॉर्मूले वाइज E को माइनस का L di बाई डी टी लिखा जा सकता है।
ये इज इक्वल टू माइनस L1 di1 बाई डी टी माइनस L2 di2 बाई डी टी। माइनस कॉमन होने के बाद कैंसिल हो जाएगा और डी आई बाई डी टी हम देख पा रहे हैं ऊपर ये सारे आपस में बराबर हैं, तो ये तीनों भी कॉमन होने के बाद कैंसिल हो जाएंगे, माइनस साइन कैंसिल हो चुका है, तो रिमेनिंग पार्ट L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। ये यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है अगर हम प्रेरकत्व को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और ये सिमिलर है जो रेजिस्टेंस में आता है। रेजिस्टेंस में भी श्रेणी क्रम के लिए R बराबर R1 प्लस R2 होता है, तो यहाँ पे भी प्रेरकत्व के लिए भी L बराबर L1 प्लस L2 आ रहा है। इसमें अब अगला समांतर क्रम है। जो भी अपन ये केस ले रहे हैं, इन केसेस के लिए हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को नहीं ले रहे हैं। सेकंड वाले केस में फिर से दो प्रेरकत्व L1 और L2 इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यहाँ पे किसी भी एक AC सोर्स के साथ में जोड़ा जाना है ये, क्योंकि अगर ये AC सोर्स नहीं होगा तो यहाँ पे प्रेरकत्व होगा ही नहीं, केवल इनका प्रतिरोध ही लेना पड़ेगा हमें। अब इसमें अगर किसी क्षण यहाँ से धारा I निकल रही है, सपोज वो I1 और I2 की फॉर्म में इन दोनों प्रेरकत्व में एंटर हो रही है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं पहली चीज़ तो EMF, अगर इसका EMF E है, इसका EMF E1 और इसका EMF E2 होगा, तो E बराबर आएगा E1 बराबर E2, लेकिन करंट I बराबर I1 प्लस I2 होगा। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो डी आई बाई डी टी बराबर हो जाएगा डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी के। अब इसे हम सिंस E इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, तो यहाँ से डी आई बाई डी टी को माइनस का E बाई एल लिखा जा सकता है, जो बराबर हो जाएगा माइनस का E1 बाई L1 एंड माइनस का E2 बाई L2। तीनों में से माइनस कैंसिल हो जाएगा, E1 और E2 इक्वल है, तो E1 और E2 कॉमन लेकर के E से कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली 1 बाई एल इज इक्वल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2, ये फॉर्मूला बन रहा है समांतर क्रम के लिए, और ये भी वही आपको दिख पा रहा होगा प्रतिरोध के जैसा ही है। तो श्रेणी क्रम के लिए इसमें L बराबर L1 प्लस L2 डायरेक्टली जोड़ते हैं, और समांतर क्रम के लिए 1 बाई एल इज इक्वल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 की फॉर्म में आते हैं। अगर यहाँ पे इन दोनों ही केसेस में अन्योन्य प्रेरकत्व को भी लिया जाए, तब यही फॉर्मूला L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M होता है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसके लिए L इज इक्वल टू L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M के बराबर होता है, जिसमें M दोनों के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दो प्रेरकत्व का तुल्यांकी प्रेरकत्व समांतर क्रम में जोड़ने पर 2.4 हेनरी तथा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 10 हेनरी है। दोनों प्रेरकत्व का परिमाण ज्ञात करिए। तो जब इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है तब तुल्यांकी प्रेरकत्व 2.4 हेनरी, और जब श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तब 10 हेनरी आ रहा है। तो दोनों प्रेरकत्व का अलग अलग मान निकालना है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो समांतर क्रम में अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 के बराबर होगा इसका तुल्यांकी, जो 2.4 दे रखा है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पे ये L1 प्लस L2 होता है, जो इक्वल टू 10 दे रखा है। ये समीकरण 1 और 2 है। समीकरण 2 से L1 प्लस L2 का मान जो कि 10 है पहले वाले समीकरण में रख दें, तो L1 L2 बाई 10 इज इक्वल टू 2.4, या फिर L1 L2 इज इक्वल टू 24। यहाँ से L1 का जो मान होगा ये 24 बाई L2 लिया जा सकता है, और इसे हम अगर समीकरण 2 में रख देते हैं तो ये 24 बाई L2 प्लस L2 इज इक्वल टू 10 होगा। सॉल्व करेंगे इसे तो ये 24 प्लस L2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई L2, यहाँ पे L2 LCM लेकर के इसको सॉल्व किया गया है, तो ये 24 प्लस L2 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 L2 है, या फिर L2 स्क्वायर माइनस 10 L2 माइनस
+24 इज इक्वल टू 0। इस तरीके की एक ये क्वाड्रेटिक समीकरण या द्विघात समीकरण बन रहा है। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, और इसको सॉल्व करने पे जो L2 का मान आएगा वो है इक्वल टू 4 हेनरी। इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने पे जो L2 का मान आ रहा है वो है 4 हेनरी। इस 4 हेनरी को अगर हम इस समीकरण 2 में रख देते हैं तो जो दूसरा L1 है ये बराबर हो जाएगा 6 हेनरी के।